बैंकिंग पराशर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने आरबीआई से संबंधित अप्रैल महीने के न्यूज़ को संग्रहित करके आपके सामने लाया है। मैं कोशिश करूंगा कि यह आपको प्रत्येक महीने मिले और प्रत्येक महीने के 12 तारीख को आपको आरबीआई से संबंधित न्यूज़ मिलेंगे। इसके अलावा प्रत्येक महीने के 13 तारीख को बैंकिंग से संबंधित जो न्यूज़ होते हैं जो अप्रैल महीने के होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपने यदि हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आरबीआई या बैंकिंग से संबंधित अपडेट होगा ये आपको प्रत्येक दिन अपडेट कर दिए जाएंगे और आपको विभिन्न प्रकार के मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत शायद नहीं होगी और आप बैंकिंग से अपडेट भी रहेंगे। अप्रैल महीने से संबंधित जो भी आरबीआई से संबंधित न्यूज़ है वो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया है। इसके साथ ही इसके अंत में मैं आपको इसका एक समरी भी दूंगा ताकि आप उसको फिर से रिकलेक्ट कर सकें। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में भी इसे ज़रूर फॉरवर्ड करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। आरबीआई ने एमडी एंड सीईओ या होल टाइम डायरेक्टर के पोस्ट को अब मैक्सिमम 15 साल के लिए कर दिया। एक आदमी मैक्सिमम 15 साल तक रह सकता है। यदि वो आदमी प्रमोटर या शेयर होल्डर है उसका बैंक का तो वो 12 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता है। इसके साथ अपर एज लिमिट जो है वो एमडी और सीईओ की वो 70 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। गाइडलाइंस ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय बैंक्स। आरबीआई ने रिवाइज कर दिया डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए, जो कि पिछले 3 साल से आरबीआई ने बैंक को परमिट नहीं किया था कि वो डिविडेंड देंगे। अब उसने परमिट कर दिया है कि 31 मार्च 2021 को बैंक डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है। बट इसके लिए कंडीशन क्या रखा है कि जो आरबीआई का सर्कुलर मार्च 4/5/2005 का है उसके हिसाब से क्वांटम ऑफ डिविडेंड नॉट मोर देन 50% ऑफ अमाउंट डिटरमाइंड एज पर डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालने के लिए आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर के हिसाब से जितना बनता है उसका सिर्फ 50% ही वो दे सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और किया है कि कोऑपरेटिव बैंक shall be permitted to pay dividend on equity shares from the profit of financial year ended March 31, 2021 एज पर एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन। यदि कोऑपरेटिव बैंक वो डिविडेंड पे कर सकता है एज पर एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दिए गए हैं। लेकिन कॉमर्शियल बैंक के लिए ये है कि जितना डिविडेंड पे आउट रेशियो बनता है उसका मैक्सिमम वो 50% ही पे कर सकता है। देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी एक चेंज हुआ है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ये चेंज हुआ है कि पहले जो प्लेज और हाइपोथिकेशन के लिए रखे जाते थे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिसको कि जब वेयर हाउस में रखा जाता था तो 50 लाख तक का यदि वो रिसिप्ट रहता था तो उसको हम प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट करते थे। रिसेंटली आरबीआई ने चेंज कर दिया कि यदि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यदि निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट से है या इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसिप्ट से है, यदि इस दोनों का है मतलब वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यदि इशू किया है इसको तो ये 75 लाख पर बोरोवर तक ये जो है आपको प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। मतलब यह है कि कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो दिया गया है यदि वो एनडब्ल्यूआर या ईएनडब्ल्यूआर से है जिसको कि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इशू किया है तो 75 लाख तक का जो पर बोरोवर है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में होगा। जबकि रेस्ट जो है वो यदि कोई मतलब अलग है, प्रायोरिटी सेक्टर लोन बैक्ड बाय अदर वेयर हाउस रिसिप्ट विल कंटिन्यू टू बी 50 लाख पर बोरोवर। मतलब क्या है कि जो सिर्फ एनडब्ल्यूआर है निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट और इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है जो कि वाड्रा के द्वारा इशू किया गया है, वही सिर्फ 75 लाख होंगे, बाकी सर 50 लाख ही है। नेक्स्ट है परमिटिंग कैश विड्रॉल फ्रॉम फुल केवाईसी पीपीआई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बाय नॉन बैंक। मतलब बैंक के अलावा यदि कोई पीपीआई इशू करता है, यदि वो फुल केवाईसी है तो वो उसको विड्रॉल परमिट कर दिया गया है। पहले क्या था कि कैश विड्रॉल सिर्फ उसी को दिया जाता था
जो फुल केवाईसी बैंक के द्वारा होता था, बैंक में यदि केवाईसी किया होता था तो उसको कैश विड्रॉल दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है कि इसमें कॉन्फिडेंस मेजर के लिए जो मतलब अदर देन बैंक भी है, यदि वो फुल केवाईसी उसके पास अवेलेबल है तो उसको भी कैश विड्रॉल दिया जा सकता है। ये दिस मेजर इन कंजक्शन विद द मैंडेट फॉर इंटरपोरेबिलिटी will boost to the migration to full KYC PPIs and would also complement the acceptance infrastructure in tier 3 to 6 center। मतलब जो छोटे शहर हैं उस शहरों में यदि अदर देन बैंक वाले पीपीआई को भी यदि फुल केवाईसी करने के लिए दे देगा कि यदि केवाईसी वो परमिट दे देता है तो नॉन बैंक वाले भी कैश विड्रॉल दे सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो एफआई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उसमें ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए बैंक ने अब आरबीआई ने इसको परमिट कर दिया है कि यदि नॉन बैंक भी यदि पीपीआई इशू किया है और उसमें फुल केवाईसी है तो वो कैश विड्रॉल ले सकता है। नेक्स्ट है इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट एंड इंक्रीज इन अकाउंट लिमिट टू 2 लाख। अब इसमें क्या किया है कि इसको प्रमोट करने के लिए, to promote optimal utilization of prepaid instrument and given constant to scarce acceptance infrastructure, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि स्ट्रेसिंग ऑन द बेनिफिट ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी अमॉन्ग द इशूइंग एंड एक्वायरिंग एंटिटीज लाइक बैंक्स और नॉन बैंक। मतलब एक दूसरे से वो आपस में भी इंटर ऑपरेबिलिटी में चल सकता है और आरबीआई ने ये प्रोपोज कर दिया है कि फुल केवाईसी पीपीआई यदि है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक दूसरे से भी इस तरह से कर सकता है, नॉन बैंक वाले बैंक के थ्रू और बैंक वाले नॉन बैंक के थ्रू भी कर सकता है। इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए जिसमें कि फुल केवाईसी है उसके लिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस पीपीआई में उसको करंट लेवल में जो 1 लाख था उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। मतलब क्या है कि अब जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है या चाहे वो बैंक का हो चाहे नॉन बैंक का हो, यदि वो फुल केवाईसी है तो वो एक दूसरे से विड्रॉल या जो काम कर सकता है और इस केस में ये जो भी होगा उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो पहले 1 लाख का था उसको बढ़ा के अब 2 लाख कर दिया गया है। कि आरबीआई विल पब्लिश फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इन जुलाई। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन हम कहते हैं किसको, तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिविजुअल को दिया जाता है। मतलब बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज एवरीवन को दिया जाए, इसके लिए एक फाइनेंशियल इंक्लूजन कंसेप्ट लाया गया था। इसके लिए आरबीआई ने भी अनाउंस किया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स वो घोषित करेगा और ये पब्लिश करेगा एनुअली और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो है वो जुलाई में करेगा। जैसे कि 31 मार्च 2021 को जो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसका कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन में कौन सा बैंक का है उसका इंडेक्स जो है वो आप जुलाई में आरबीआई पब्लिश करेगी। इट विल बी यूज टू मेजर रीच ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। मतलब कंट्री में कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचेगा और ये बेस्ड वेरियस पैरामीटर पर इसको किया जाएगा। आरबीआई हैज नॉट रिलीज्ड द पैरामीटर एंड अदर डिटेल अबाउट इंडेक्स। मतलब उसमें क्या क्या पैरामीटर लिए जाएंगे उसके लिए अभी तक आरबीआई ने नहीं किया है और आरबीआई यदि इस तरह से कोई कुछ देता है तो आपको फिर अगले महीने के वीडियो में या जब भी बैंक आरबीआई इसको पब्लिश करता है मैं आपको बताऊंगा। RBI has set up a new regulation review authority 2.0 for a period of 1 year। मतलब क्या है, रेगुलेटर हमारा है आरबीआई और रिव्यू उसका करने जा रहा है कि आप उसमें कैसे उसको चेंज किया जा सकता है और कैसे रेगुलेशन इसमें इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। उसको मतलब रिव्यू अथॉरिटी एक आरबीआई ने बनाया है जिसके जो कि 1 साल में इसके बारे में बताएगा कि कैसे इफेक्टिवली इसको आरबीआई बैंकों को मैनेज कर सके या अपने रेगुलेशन के रेगुलेटरी वर्क को वो अच्छे से निभा सके। तो सबसे पहला क्या है कि आरबीआई विल परफॉर्म द रिव्यू ऑफ रेगुलेशन एंड कंप्लायंस प्रोसीजर ऑफ ए सेंट्रल बैंक। दूसरा क्या है, दिस विल हेल्प टू मेक रेगुलेशन एंड कंप्लायंस प्रोसीजर मोर इफेक्टिव। मतलब ज़्यादा इफेक्टिव वे में इसको कैसे कर सकता है रेगुलेशन और कंप्लायंस को। तीसरा है कि आरबीआई विल सेटअप
from 1st May 2021 for 1 year and its timeline if needed will be extended by RBI। इसके अलावा 1 साल के लिए दिया है कि 1 साल में इसको आप बताइए, यदि नहीं है तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा इसके जो हेड है वो होंगे एम राजेश्वर राव, जो कि RBI के डिप्टी गवर्नर है। अब उसके अलावा क्या है कि ये टास्क्ड विथ making regulatory and supervisory instruction for more effective by removing redundancies and duplication। मतलब एक काम यदि 2 बार हो रहा है या जो अब irrelevant हो चुका है टेक्नोलॉजी आने से या जो होने से जो मतलब redundant हो चुका है या कोई डुप्लीकेशन हो रहा है तो उसके बारे में भी ये बताएगा। इसके अलावा इट विल ऑल्सो आस्क work to get feedback from regulated entities on simplification of procedure and enhancement of ease of compliance। मतलब क्या है कि जो रेगुलेटरी इंटिटीज कौन हो गए, बैंक हो गए या कोई NBFCs है जो RBI के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, उनसे से भी ये पूछा जाएगा कि जो सिस्टम एंड प्रोसीजर ये किए जा रहे हैं ये क्या सही है, नहीं सही है, तो इसको और अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है जिससे कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना रहे और कंप्लायंस ईजी हो जाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, इट विल ऑल्सो सजेस्ट चेंज इफ एनी इन डिसिमिनेटिंग RBI सर्कुलर। इट विल वर्क कोऑर्डिनेटली बाय इंगेजिंग इटसेल्फ विथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंटिटीज एंड स्टेक होल्डर टू परफॉर्म इट्स टास्क। मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी एंटिटीज हैं इससे रिलेटेड हैं वो सबके सहयोग से एक रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी बनाएगा और हो सकता है कि मतलब बताएंगे कि कैसे ये RBI के जो सर्कुलर होते हैं इनको किस तरीके से हटाया जा सकता है, डिसिमिनेट किया जा सकता है, तो ये सारे बताएंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी है वो असेट रिस्ट्रिक्शन कंपनी, जो कि NPA बैंकिंग के लिए सबसे ज़्यादा टफेस्ट टास्क है। इसके लिए क्या चेंजेज होने हैं, असेट रिस्ट्रिक्शन कंपनी में क्या चेंजेज हो सकते हैं, कैसे होगा, उसके लिए RBI ने 6 मेंबर कमेटी बनाया है जिसमें कि सुदर्शन सेन जो है वो उसके चेयरमैन है और ये रिव्यू करेंगे ARC के वर्किंग को, फाइनेंशियल सिस्टम में कितने आसानी से इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए जिससे कि ये आसानी से काम कर सके। तो ARC के लिए सुदर्शन सेन के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। This committee will also recommend measure to enable asset restriction company to meet growing requirement of financial sector। फाइनेंशियल सेक्टर के जो रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है उसके बारे में बताएंगे। द कमिटी ये 3 महीने के अंदर फर्स्ट मीटिंग करेगी। इसके अलावा कमिटी विल रिव्यू ऑल करंट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट अप्लाई टू ARC के ऊपर जो अभी रेगुलेटरी या लीगल है फ्रेमवर्क उसको रिव्यू करेगी। इसके अलावा ये मेजर करेगी इम्प्रूव जो इफिशिएंसी है ARC की कैसी बढ़ाई जाए और डिफरेंट कमेटी ये भी बताएगी कि कैसे इफेक्टिवली ARC किसी भी स्ट्रेस्ड असेट को कैसे उसको मैनेज करे। इसके अलावा रोल ऑफ ARC इन द रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस असेट इंक्लूडिंग अंडर IBC 2026 विल ऑल्सो बी रिव्यूड। मतलब IBC के तहत जो ARC के रोल है उसको भी रिव्यू किए जाएंगे। और लास्ट में कमेटी विल ऑल्सो रिव्यू द अदर मैटर रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस ऑफ IRC। वो तो कंपलसरी है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, गवर्नेंस हो, ये सारी चीज़ों को भी इस कमेटी के द्वारा रिव्यू की जाएगी। अब देखते हैं लास्ट में RBI इंक्रीज डिपॉजिट लिमिट ऑफ पेमेंट बैंक फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख। पेमेंट बैंक कौन सा बैंक है जो सिर्फ डिपॉजिट ले सकता है। तो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास सेड दैट करंट लिमिट ऑफ ऑन द मैक्सिमम एंड ऑफ द डे बैलेंस, एक दिन का जो बैलेंस है वो कस्टमर का 1 लाख हुआ करता था जिसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। एज पर गाइडलाइन लाइसेंसिंग ऑफ पेमेंट बैंक्स वेर अलाउड टू होल्ड मैक्सिमम बैलेंस ऑफ 1 लाख। ये कब से था? 27 नवंबर 2014 से ही था 1 लाख रुपए, जिसको बढ़ा के अभी 2 लाख रुपए कर दिया गया है। दो लाख रुपए कर दिया गया है। एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला क्या था? RBI हैज फिक्स टेन्योर ऑफ MD and CEO और होल टाइम डायरेक्टर का वो मैक्सिमम कितने साल के लिए हो सकता है? 15 ईयर्स के लिए। लेकिन यदि उस कंपनी में वो शेयर होल्डर भी है तो वो 12 साल के लिए मैक्सिमम रह सकता है, जैसे कि अभी कोटक महिंद्रा बैंक के साथ है। इसके अलावा यदि मैक्सिमम 70 ईयर्स तक की एज तक वो रह सकता है। दूसरा क्या है कि कमर्शियल बैंक जो डिविडेंड पे करेगा वो मैक्सिमम
50% ऑफ अमाउंट डिटरमाइंड एज पर डिविडेंड पे आउट रेशियो वो कर सकता है, और इस साल 31 मार्च 2021 के बाद इस साल में वो पे कर सकता है। फिर तीसरा क्या था कि आरबीआई ने जो लोन लिमिट का है 50 लाख से 75 लाख पर बोरोवर कर दिया है, यदि वो WDRA के द्वारा दिया, वेयर हाउस रिसिप्ट के द्वारा दिया गया है, और वो रिसिप्ट NWR या ENWR है, तो उस केस में वो 75 लाख कर दिए गए हैं 50 लाख से, लेकिन अदर केस में वो 50 लाख ही है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है जो कि फुल KYC के है, नॉन बैंक भी और बैंक दोनों इंटर ऑपरेबल हो सकता है, और इसमें जो पहले मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए की होती थी उसको बढ़ा के अब 2 लाख रुपए कर दिए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0, 1 साल के लिए आरबीआई ने गठित किया है, जो कि ये बताएगी कि कैसे रेगुलेशन को और अच्छे से किया जाए। जो रेगुलेटेड इंटिटीज हैं जैसे बैंक है या NBFC है, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि जो रिडेंडेंट, जो इररिलेवेंट कानून है, जो रेगुलेशंस है उसको हटाया जाए, और कोई नए कानून जिससे कि अच्छे रेगुलेशन क्रिएट किया जाए, रेगुलेटरी बॉडी अच्छी बन सके आरबीआई, उसके लिए वो उस पर डिसीजन देगी, जो 1 साल के अंदर देना है। यदि नहीं दे पाया तो उसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो जुलाई में पब्लिश किए जाएंगे, और ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का होगा, जैसे कि 31 मार्च 2021 का जो है वो आपको जुलाई में, इस साल जुलाई में पब्लिश होगा। आरबीआई हैज सेट अप 6 मेंबर कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुदर्शन सेन फॉर ए कंप्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ ARC, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि NPA से संबंधित होते हैं, तो उसके फाइनेंशियल सिस्टम में कैसे इको सिस्टम के थ्रू बनाया जाए। मतलब इतना आज के बदलते युग में जो भी उससे रिलेटेड रेगुलेशन है, चाहे वो IBC से रिलेटेड हो चाहे कुछ भी हो, उसको किस तरीके से मतलब फाइनली अच्छा बनाया जाए, उसके लिए आरबीआई ने सुदर्शन सेन के नेतृत्व में कमेटी बनाई है। इसके अलावा आरबीआई ने जो पेमेंट बैंक है उसके डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दिया। तो ये था दोस्तों जो कि अप्रैल महीने में आरबीआई के द्वारा चेंजेस किए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये यूजफुल हुआ होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में भी इसे ज़रूर शेयर करें। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।